शीर्षक कार्ल मार्क्स, विचारों का क्रांतिकारी योद्धा। सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे 19वीं सदी की उस दुनिया में जहां औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ रही थी, जहां कारखानों की चिमनियों से धुआं आसमान में छा जाता था, जहां अमीरी और गरीबी के बीच खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और इसी दौर में पैदा हुआ एक ऐसा इंसान जिसने इस असमानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ कलम को हथियार बना लिया। ये कहानी है कार्ल मार्क्स की, एक ऐसे विचारक की जिसकी सोच ने पूरी दुनिया की राजनीति और समाज को बदल दिया। आप इस ऑडियो बुक में सुनेंगे मार्क्स का बचपन, उसका संघर्ष, उसके विचार, उसकी किताबें और वो विरासत जो आज भी जिंदा है। तो आइए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 5 मई 1818 जर्मनी का एक छोटा सा शहर ट्रायर। यहाँ एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ कार्ल हेनरिक मार्क्स का। मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक पढ़े लिखे, उदार विचारों वाले वकील थे। उनका मानना था कि शिक्षा और विचार ही इंसान को सच्चा स्वतंत्र बनाते हैं। मार्क्स की मां हेनरिएटा मार्क्स एक स्नेही और धार्मिक महिला थीं, जो अपने बच्चों को मेहनत और सच्चाई की सीख देती थीं। बचपन में ही कार्ल ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। वो जिज्ञासु था, सवाल पूछता था और कभी-कभी ऐसे सवाल जिनका जवाब बड़े-बड़े विद्वान भी सोच में पड़ कर देते। लेकिन मार्क्स का बचपन केवल सुखद कहानियों से भरा नहीं था। यूरोप में यहूदी परिवारों पर कई तरह की सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां थीं। उसके पिता को अपना यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना पड़ा ताकि वो समाज और कानून में आगे बढ़ सकें। ये घटना मार्क्स के मन में गहराई तक बैठ गई। शायद यही वजह थी कि बाद में वो धर्म और सत्ता के गठजोड़ की आलोचना करने लगा। अध्याय 2, शिक्षा और शुरुआती विचार। मार्क्स ने 17 साल की उम्र में बॉन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका मन ज्यादा समय कक्षाओं में नहीं बल्कि साहित्य और कविता में लगता था। थोड़े समय बाद वो बर्लिन यूनिवर्सिटी चला गया। यहीं उसकी मुलाकात हुई हेगेलियन दर्शन से, एक ऐसा विचारधारा जिसमें कहा गया कि इतिहास विचारों और संघर्ष से आगे बढ़ता है। हेगेल के विचारों ने मार्क्स की सोच को झकझोर दिया। बर्लिन में पढ़ाई करते हुए मार्क्स ने महसूस किया कि सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, हकीकत में समाज को देखना, उसके दुख और संघर्ष को महसूस करना भी जरूरी है। यही से उसके विचारों में परिवर्तन और क्रांति के बीज पड़ने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क्स ने पत्रकारिता में कदम रखा। वो राइनिशे जाइटुंग नामक अखबार में संपादक बना। ये अखबार सत्ता के खिलाफ बोलने से नहीं डरता था और मार्क्स भी ऐसे ही तेवर वाले लेख लिखता था। उसके लेख किसानों की दुर्दशा, सरकार की नीतियों और पूंजीपतियों के लालच पर प्रहार करते थे। लेकिन सच्चाई हमेशा सत्ता को चुभती है। 1834 में सरकार ने अखबार को बंद कर दिया। मार्क्स को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो पेरिस चला गया और यहीं उसकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। दोनों की सोच एक जैसी थी, एक ऐसी दुनिया का सपना जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो, जहां अमीर गरीब का भेद न हो, जहां मेहनतकश का पसीना पूंजीपतियों की जेब में न जाए। पेरिस में रहते हुए ही मार्क्स ने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन शुरू किया। वो समझ गया कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस विचारधारा और संगठन की जरूरत है। अध्याय 4, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्म। साल 1848। यूरोप में क्रांति की आंधी बह रही थी। हर जगह मजदूर, किसान और आम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यही वह समय था जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस छोटी सी किताब में उन्होंने एक बड़ी बात कही कि दुनिया का इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हर समय समाज 2 वर्गों में बटा रहा है, एक शोषक और दूसरा शोषित। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में ये वर्ग हैं पूंजीपति और मजदूर वर्ग। मार्क्स ने साफ लिखा, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक क्रांतिकारी आह्वान था। उन्होंने कहा कि मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवाद की जंजीरों को तोड़ना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी के पास संसाधनों पर बराबर का अधिकार हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो छपते ही पूरे यूरोप में फैल गया।
सत्ताधारी वर्ग डर गया और यही वो मोड़ था जब मार्क्स के विचार एक आंदोलन बन गए। अध्याय 5 निर्वासन और कठिन जीवन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद मार्क्स यूरोप के शासकों की नज़र में सबसे खतरनाक आदमी बन गया। उसे एक एक देश से निकाल दिया गया, पहले जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर बेल्जियम। आखिरकार वो लंदन में आकर बस गया। लेकिन लंदन में उसका जीवन बेहद कठिन था। मार्क्स के पास स्थायी नौकरी नहीं थी, परिवार की हालत खराब हो गई थी, कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसके पत्नी जेनी और बच्चों ने गरीबी में बहुत कष्ट झेले। मार्क्स का ज्यादातर समय ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बीतता था। वो घंटों किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और अपने आर्थिक सिद्धांत विकसित करता। उसके दोस्त एंजल्स ने आर्थिक मदद की, वरना शायद वो अपना शोध भी पूरा न कर पाता। कठिनाइयों के बावजूद मार्क्स का इरादा अडिग था। वो जानता था कि उसके विचार आने वाले कल को बदल देंगे। अध्याय 6 दास कैपिटल और आर्थिक सिद्धांत। मार्क्स के जीवन का सबसे बड़ा बौद्धिक काम था दास कैपिटल। ये किताब सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं थी, बल्कि पूंजीवाद का गहरा विश्लेषण थी। मार्क्स ने इसमें बताया कि पूंजीपति कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं। उसने कहा, जब मजदूर मेहनत करता है तो वो अपनी मेहनत से जो मूल्य पैदा करता है उसका एक हिस्सा मजदूर को मजदूरी के रूप में मिलता है, लेकिन असली मुनाफा पूंजीपति की जेब में चला जाता है। इसे मार्क्स ने कहा अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स का तर्क था कि पूंजीवाद स्वभाव से अन्यायी है। ये हमेशा मुनाफे की लालसा में मजदूर का शोषण करता रहेगा और अंततः ये व्यवस्था अपने ही विरोधाभासों से टूट जाएगी। दास कैपिटल एक कठिन लेकिन क्रांतिकारी किताब थी। ये केवल अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि मजदूर आंदोलनों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। अध्याय 7 अंतिम वर्ष और विरासत। किताब लिखते लिखते, शोध करते करते और गरीबी से जूझते जूझते मार्क्स का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी जेनी का निधन हो गया। उसके कई बच्चे भी बीमारी और भूख से मर गए। मार्क्स बेहद अकेला हो गया, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। 14 मार्च 1883 की सुबह लंदन के अपने छोटे से घर में कार्ल मार्क्स ने आखिरी सांस ली। उसका अंतिम संस्कार लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में हुआ। केवल कुछ गिने चुने लोग ही वहां मौजूद थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक महान विचारक को खो दिया है। मार्क्स के जाने के बाद उसके विचार दुनिया भर में फैलने लगे। रूस, चीन, क्यूबा, वियतनाम, हर जगह मजदूर और किसान उसके सिद्धांतों से प्रेरित होकर आंदोलन करने लगे। अध्याय 8 मार्क्सवाद का विकास और आधुनिक महत्व। मार्क्स के बाद उसके विचारों को सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन ने आगे बढ़ाया। 1917 की रूसी क्रांति मार्क्सवादी विचारों पर आधारित थी। फिर माओ जेडुंग ने चीन में, फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में मार्क्सवाद को अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। आज भले ही दुनिया के कई देशों में शुद्ध रूप से साम्यवादी शासन न हो, लेकिन मजदूरों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और शिक्षा, स्वास्थ्य में समानता, ये सब विचार कहीं न कहीं मार्क्स से ही प्रेरित हैं। मार्क्सवाद हमें यह सिखाता है कि अगर समाज में असमानता और शोषण है, तो बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव जनता की एकजुट ताकत से ही संभव है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी विचारों की लड़ाई में लगा दी, वह खुद शायद गरीबी में मर गया, लेकिन उसके विचार अमीर बनकर दुनिया के कोने कोने में फैल गए। मार्क्स ने हमें सिखाया कि अगर अन्याय है तो चुप मत रहो, अगर शोषण है तो आवाज उठाओ, और अगर बदलाव चाहिए तो एकजुट हो जाओ। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। यह थी कार्ल मार्क्स की जीवन यात्रा, जिसे आपने सुना रेडियो पाठशाला पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, सिर्फ रेडियो पाठशाला पर।